कल जहाँ तक मुझे याद है हम लोग कर रहे थे मॉनसून से जुड़ा हुआ, है ना। मॉनसून के बारे में कल पढ़ रहे थे। अब मॉनसून जो है वो आता भी है और जाता भी है, दोनों सिचुएशन हैं उसके साथ। यानी कि मॉनसून आपका कैसा भी होता है, रिट्रीटिंग भी होता है, एंटर भी करता है, रिट्रीट भी करता है। कल हमने यही पढ़ा था। ठीक है। अब क्या होता है देखो, अगर आप जलवायु की बात करें, हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे, हम यहाँ पर अगर इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जलवायु के बारे में, अपने देश की जलवायु। और जलवायु का ही एक पार्ट है आपका मॉनसून, उसी का ही एक कारण है आपका मॉनसून, अगर आप वैसे देखें उसको तो, है ना। अब ये मॉनसून जो है वो किस कारण से होता है, इसको भी अगर थोड़ा समझें तो देखो, आसपास होने वाली जो गतिविधियां हैं उनका मिला जुला रूप आता है निकल कर, जो मौसम आपको देखने के लिए मिलता है ना। जो जलवायु आपको देखने के लिए मिलती है, मौसम जो है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर वहां जलवायु की बात करें तो जलवायु लंबे समय की बात होती है, 20-30 साल की बात होती है। जैसे कि वेदर में फर्क, अगर हम बात करें, वेदर होता है ना। कहीं का वेदर कैसा हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंसेस दे। अब हमें क्या क्या समझना है कि जो भारत है वो तीन साइड से कैसा है, पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ है तो यहाँ का मौसम भी वैसा ही होगा, अनुकूल, है ना। पवनों की कोई दिशा होगी अपनी, ठीक है। वो ऋतु के हिसाब से यहाँ पर बदलती भी है। यहाँ पे चीजों को चेंज करने वाली या इफेक्ट करने वाली चीजें क्या क्या हैं, अगर आप बात करो ओवरऑल जलवायु से जो संबंधित कारक हैं वो क्या क्या हैं। आपका लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, समुद्र से निकटता हो गई या फिर नियरनेस फ्रॉम सी हो गई, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गई, फॉरेस्ट कितने हैं, ओशन, रेनफॉल, माउंटेन, सॉइल, वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं अपने में, कि जलवायु पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ओवरऑल किसी जगह की जलवायु कैसी होगी, वो इस पर नियंत्रण है या इससे आपको पता चल पाएगा। ठीक है। एक एक करके मैं इन चीजों को अभी कवर करता हूँ आपके साथ, फिर हम अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी को दोबारा से टच करेंगे हल्का सा, है ना। सो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको देख लेते हैं एक बार। तो इम्पोर्टेंट बताया मैंने कि भाई, सबसे पहले मैंने बताया लेटीट्यूड, है ना। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड का क्या हिसाब है, अगर हम ध्यान से देखें तो भाई लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब है अक्षांश। अक्षांश से क्या हो जाएगा आपका, आपको याद है कि अगर हम धरती पे ध्यान से देखें कि कोई चीज कितनी दूरी पर है इक्वेटर से, या इक्वेटर कितनी पास है, उससे फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है, बिकॉज आपका जो सूर्य है वो किस तरह से वहां पर पड़ रहा है ना। कर्क रेखा पर कोई चीज होगी, मकर रेखा पर कोई चीज होगी, तो सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी तो उससे वहां के तापमान पर फर्क पड़ने वाला है। तो इससे इसलिए लैटिट्यूड जो चीज है वो आपकी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। तो आप ये ना वहां पर हेडिंग एक चीज ऐसे लिख लीजिएगा, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी इसमें ना, कि किन किन चीजों पर आपका डिपेंड करता है कहीं की जलवायु। पहली चीज क्या बताई मैंने, लैटिट्यूड। अब मैं पूरी आपको लिस्ट देता हूँ, आप साथ के साथ उसको लिख लेना। लैटिट्यूड के बाद लिखना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बाद लिखना नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। पहला बताया मैंने अक्षांश, दूसरा बताया मैंने ऊंचाई, तीसरा बताया मैंने नियरनेस फ्रॉम सी। ठीक है। अगला बताया मैंने डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड। नेक्स्ट फॉरेस्ट, नेक्स्ट ओशन करंट, नेक्स्ट रेनफॉल, नेक्स्ट माउंटेन, नेक्स्ट सॉइल। ठीक है। सो ये हमारे पास आपका
आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने सारी के सारी यहाँ पर लिस्टिंग आपके लिए लिख दी है, ठीक है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन करंट, समुद्री जल धाराएं, रेनफॉल, वर्षा, माउंटेन, पहाड़ या पर्वत, मिट्टी, है ना। सो ये सब चीजें जो हैं हम उनके बारे में समझेंगे कि क्यों ये जलवायु को इम्पैक्ट करते हैं कहीं की, है ना। अब देखो, भारत जो है वो किधर की साइड पड़ता है आपका, अगर मैं आपका सर्कल यहाँ पर जनरेट करूं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, है ना, इसको बैक लेते हैं, ओके, यहाँ नहीं साइड में बना लेते हैं, ओके। अब यहाँ नोटिस करोगे आप तो इंडिया कहाँ पड़ता है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। इंडिया कहाँ पड़ता है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वाला इलाका है इंडिया का। सो उससे क्या फर्क पड़ता है, भारत जो पड़ता है, भारत पड़ता है किस पे, ऐसे जा रही कर्क रेखा पर पड़ रहा है भारत। तो कर्क रेखा पर होने से वहां के तापमान पे आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र बनने के चांसेस ज्यादा है ना। सो अच्छी खासी गर्मी होना ये लगभग तय है कि यहाँ पर गर्मी देखने के लिए ठीक ठाक मिलेगी गर्मी मौसम में, है ना, बिकॉज सीधा कर्क रेखा पर है ना, सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रहा है। सो पहली बात। दूसरी बात मैंने बात करी एल्टीट्यूड, है ना। अब एल्टीट्यूड यार देखो, अगर कहीं की हाइट ज्यादा है, कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है, किसी लैंड फॉर्म की ऊंचाई ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, हमने ये पढ़ा है कि वहां पर चीजें ठंडी होती हैं, ठीक है। अब भारत की अगर हम बात करें जलवायु की, तो भारत तो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ना। तीन साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो पानी से घिरा हुआ नियरनेस है सी से। अब सी से अगर नियरनेस होगी किसी भी चीज की, तो वहां की जलवायु पे क्या उतने पानी का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा और अच्छा खासा होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज पानी जो है वो अपने साथ आर्द्रता लेके आता है, आर्द्रता अपने साथ बारिश लेके आती है, तो इसलिए हमारे यहाँ बारिश खूब होती है ना। इसलिए इंडिया पर अटैक करना भी बहुत टफ है। और हमने देखा भी है कहाँ से अटैक हो सकता है भारत के ऊपर, केवल ये एक इलाका देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ से हिस्ट्री में हम पे हमले हुए हैं। अगली अगर आप चीज देखो तो डायरेक्शन ऑफ विंड है, ठीक है। देखो मानसूनी हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ पर, जेट स्ट्रीम चलती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो मानसून की हवाएं कब चलती हैं भारत में, हमने पढ़ा था कि कैसे भारत में आगमन हो रहा है 1 जून से, मानसून की हवाएं आ रही हैं, आर्द्रता अपने साथ लेके आ रही हैं, ठीक है। उनमें एक दिशा भी है, उनमें एक गति भी है। उसके बाद फिर हमने पहले आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है जेट स्ट्रीम के बारे में। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, जो हमारा शोभ मंडल होता है आमतौर पर 12 किलोमीटर के उस पे आपका क्या बनती है, एक एक सर्कल टाइप का सिचुएशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक बना लेते हैं अभी, है ना। कैसा देखा है हमने नॉर्मली जेट स्ट्रीम की सिचुएशन, अगर आप ध्यान से अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो जेट स्ट्रीम की सिचुएशन हमने कुछ ऐसे देखी कि वो ऐसा पैटर्न बनाती है ना, ऐसा पैटर्न बनाती हैं। अब इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, तो जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर जाती है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये लो प्रेशर जोन बनता है, तो ये ऊपर चली गई, ऊपर चली तो ये यहाँ पर पहुंची, ठीक है, हाई प्रेशर पे, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली हवाएं मूवमेंट करा रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हाई प्रेशर अगर जोन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ये वाला थोड़ा गलत बन गया, ये वाला तो हाई प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी बनेगी, ऐसी बन रही होगी, हम्म। अब ठीक है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा होता है, अरे हाँ अब ठीक है, सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा होता है, सर्कुलर टाइप की मूवमेंट। किस केस में, ये तब बनता है जब हम जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। देखो, एक हवा होती है जो बिल्कुल धरती के पैरेलल चल रही होती है ना। एक हवा होती है जो वर्टिकल चल रही होती है। वर्टिकल हवाओं से और आपका पैरेलल हवाओं से एक सर्कुलर कह सकते हो आप, या मैंने इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप दे दिया, आप ऐसे भी कह सकते हो। पवनें कुछ ऊंचाई पर आपका फ्लैट चलती हैं, ठीक है, और आपका वर्टिकल भी चलते हैं, जिनसे एक सर्कल जनरेट हो जाता है। मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर दिखाया हुआ है, बस फर्क इतना है। अगली चीज मैंने ये बताई थी वहां पर कि
भू आकृति भी डिपेंड करता है कैसी है। कहीं पर पर्वत है, उसका इम्पैक्ट अलग होगा जलवायु पर। पठार है, अलग होगा। मैदान है, अलग होगा। रेगिस्तान है, अलग होगा। अब यहाँ सिचुएशन कैसी है, मैंने यहाँ बताया था आपको कल, अरावली की पहाड़ियां हैं। तो उसके बैक साइड पर यहाँ पर कैसा है, रेगिस्तान बन गया, क्योंकि जो भी आपका पानी लेकर चलने वाले बादल हैं वो यहाँ पर आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो ये एरिया बिल्कुल शुष्क है। जैसे कि यहाँ पर आपका पानी पहुंचता ही नहीं है, इसलिए लेह लद्दाख का एरिया भी कैसा है, बिल्कुल शुष्क है। ठीक है। तो ये वाली सिनेरियो हमने समझा किसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। अब भारत को बहुत सारे अलग अलग इलाकों में बांटा गया है। ठीक है, मैं हल्का सा उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा हमें घुसना नहीं है। उसको बोलते हैं कॉपन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है। तो कॉपन मतलब एक व्यक्ति है, तो कॉपन ने क्या करा, सबसे पहले आपका 1918 में 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करा चीजों को। ठीक है। फिर 31 में उसमें चेंज करा, फिर 36 में उसमें चेंज करा। उसके हिसाब से उन्होंने ये देखा कि कहाँ पर कितना वार्षिक और औसत तापमान रहता है, वर्षा कितनी होती है, वनस्पति कैसी है। तो उन्होंने क्या करा, ABCD E इस तरह के प्रकार बनाए। ठीक है। और आपका उसके हिसाब से उन्होंने उसे बांट दिया, कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है उसके हिसाब से उन्होंने बांट दिया। आप इसे आमतौर पर ऐसे लग सकते हो। अभी जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो रिट्रीटिंग है मानसून। ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं आपका कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ का टुंड्रा का क्षेत्र ले लेते हैं। तो टुंड्रा के क्षेत्र को उन्होंने तापमान के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से उन्होंने उसको बांट दिया है वहां पर। ठीक है। कई बार अगर आप कॉपन का नाम सुनेंगे तो वो जलवायु वर्गीकरण से जुड़ा हुआ होगा, इससे ज्यादा आप उसमें घुसिएगा मत। बेकार में आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग ज्योग्राफी का ही मतलब आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उसी को मेंस में ऑप्ट करना चाहते हैं, वो उनके लिए है। ठीक है। आप ज्यादा उसमें मत्थाबच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कल हमने मानसून की एंट्री देखी थी कि मानसून कैसे आपका ट्रेड विंड्स के साथ एंट्री कर रहा है भारत के अंदर, वो हमने पूरा खत्म कर लिया था, है ना। तो अब हम बात करते हैं उसकी एग्जिट की, कि भाई वापसी भी होती है। वापसी कब शुरू होती है, कल मैंने आपको बताया था वापसी शुरू होती है सितंबर में। कब शुरू होती है वापसी, सितंबर में शुरू होती है। ठीक है। तो एक बात तो ये आप समझ लिया, सितंबर में शुरू होती है और दिसंबर तक आपकी वापसी चलती है। तो दिसंबर के टाइम में हमें समझना जरूरी है कि जो तमिलनाडु का रीजन है वहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही होगी। रिट्रीट कर रहा है ना, पीछे हट रहा है ना मानसून। अगर अक्टूबर से दिसंबर की तरफ आपका मानसून हटता हुआ है, पीछे हटता हुआ है, तो जो आंध्र प्रदेश का इलाका, जो तमिलनाडु का इलाका है, वहां पर क्या हो रही होगी, वहां बारिश हो रही होगी। समझ रहे हो सिचुएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका वहां पर सिचुएशंस कैसी होंगी जब मानसून पीछे की तरफ हट रहा होगा, रिट्रीट कर रहा होगा। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम स्पेशली इसलिए दिया था। ठीक है। अब इसका हम पर फर्क क्या पड़ता है, अगर हम मानसून का आम आम उसमें देखें, आम लोगों पर देखें कि फर्क क्या पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है। देखो भाई, अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें इतने लेवल पर आपका मेंटेन कर पाना, इरिगेशन बहुत टफ है। ठीक है। और जो 65% अगर आबादी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो कृषि से टच हो रही है। अगर इंडिया में हम बात करें तो 65% लोग क्या हैं, कृषि से टच हो रहे हैं। अगर मानसून नहीं आएगा तो आपका फसल जो है, जो उगाने के लिए उसके इंतजार में बैठे हैं, तो उनका इरिगेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है। या तो भैया पैसा हो, या तो वहां पर आसपास बहुत अच्छी खासी इरिगेशन का सिस्टम डेवलप हो रखा हो, और वो हमारे देश में हर जगह भी नहीं हो पाया है। समझ रहे हो, अभी उसे टाइम लगेगा करने में। तो इसीलिए हमारे जो देश की आर्थिक वो है, वो मानसून पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पानी आता है वैसे वैसे किसान उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को उसी टाइम पर आपका बोता है। ऋतु को देखकर, तापमान को देखकर, मानसून का आपकी जानकारी को देखकर वो उसके हिसाब से चलते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है। तो आपका, हमारे जो किसान है किस पे डिपेंडेंट है बहुत हद तक अभी भी, मानसून पे डिपेंड है। समझ रहे हो ना सिचुएशन। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे यहाँ आपको पता है ऋतुओं के बारे में, कौन कौन सी ऋतु होती है, अगर ऋतु की बात करें तो। 4 प्रकार की ऋतु होती हैं। चलिए ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। और कोई आप में से जो ये बता पाए कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की ऋतु होती हैं। ओके।
इससे पहले मैं ऋतु को शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ऐड ऑन भी कर लेता हूँ, फ़ोटो ले लेता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाए चीज़ों के ऊपर। 5 प्रकार की जो आप ऋतु बता रहे हो, वो कंटिन्यू कर लो आप जो भी बताना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, जी, 5 प्रकार की ऋतु हैं, बताएँ। आवाज़ आ रही है? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ उस वाली चीज़ को, है ना? देखो भारत में अगर परंपरागत बात करोगे तो ऋतुओं का सिनेरियो अलग चलता है। वैसे अगर हम बात करेंगे अंग्रेजी वाली जो बात है, अंग्रेजी वाला सिनेरियो अलग चलता है। अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? समर सीजन, विंटर सीजन, ऐसे तो पढ़ते हो? ऐसे पढ़ते हो समर। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, मोटा पेन ले लेता हूँ मैं। आप इंग्लिश में जो पढ़ते हो, इंग्लिश में आप 4 सीजन पढ़ते हो। एक पढ़ते हो समर, समर के बाद आता है हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें रेनी सीजन या फिर मॉनसून सीजन। ठीक है, फिर आप पढ़ते हो विंटर, और विंटर जब खत्म होता है तो कौन सा आता है? ऑटम। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये अंग्रेजी के विभाजन हैं। और मेनली इसमें 3 ही हैं, समर, विंटर और ऑटम। ठीक है, हम रेनी ले रहे हैं, 4 हो गए हमारे पास। ठीक है, ये अंग्रेजी में आपका बांटा गया है इसमें। अगर मैं इसको हिंदी के हिसाब से बांटूंगा ना, भारत का जो परंपरागत ऋतुएं हैं, तो हमारे यहाँ पर महीनों में डिवीजन कर रखा है। जो हमारा चैत्र और बैसाख का महीना होता है, जो कि मार्च अप्रैल में चलता है, उस वक्त होती है बसंत ऋतु, साल की शुरुआत होती है। तो मैं साल की शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ, आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू। अगर कभी सवाल पूछा ना उस ऋतु के ऊपर और वो आपका भारत के परंपरागत उस पर चला गया, कैलेंडर पे चला गया, तो आप फंस जाओगे वहां पर। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर जहां पर आप कर सकें। देखो, इंडियन, अगर मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ या इंडियन सिचुएशन की बात करूँ, तो मैं एक बार इसको यहाँ लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, देखो सिनेरियो क्या है आपका। ऋतु ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? बसंत। बसंत ऋतु कब आ रही है? बसंत ऋतु आपकी आ रही है किस वक्त? जिस वक्त आपका महीना होता है चैत्र बैसाख का। अब अगर किसी को चैत्र बैसाख का महीना भी नहीं पता हो, तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? मार्च और अप्रैल के बारे में। इस वक्त होता है चैत्र का महीना और बैसाख का महीना। ठीक है, तो बसंत ऋतु हो गई। इसके बाद आपका मई जून होता है, मई और जून का महीना। तो मई जून के महीने में कौन कौन सा रहता है हमारे यहाँ पर? गर्मी रहती है, ग्रीष्म रहता है। ठीक है, गर्म हो गया तो ये पहला हो गया, ये दूसरा बाटा। अब तीसरा ले लेते हैं। गर्मी के बाद क्या आती है? बारिश आती है, तो वर्षा ऋतु आ गई हमारे यहाँ पर। वर्षा ऋतु कब कब रखी है हमने मेनली अपने यहाँ पर? अगर आप बात करोगे तो आप जुलाई और अगस्त को वर्षा ऋतु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मैं मोस्टली नॉर्दर्न इंडियन पार्ट की बात कर रहा हूँ। सदर्न इंडियन की बात, सदर्न इंडिया जो इलाका है उसकी ज़्यादा बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं भी समझाऊंगा। ये जो इलाका है, ये कम से कम 14 स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, जो नॉर्दर्न इंडिया में पड़ते हैं, जहाँ पर मेजर पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ये 3 हो गए। 3 और होते हैं। 3 और कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। महीना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चैत्र बैसाख हुआ, फिर ज्येष्ठ आषाढ़ आया। ज्येष्ठ आषाढ़ के बाद कौन से महीने आते हैं? श्रावण और भद्रा। चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, उसके बाद वर्षा ऋतु होती है श्रावण में और भद्रा में। कहते हैं ना, भादो तो पूरी बरसेगी ही, बड़े लोग बोलते हैं, कभी सुनना उनको। भादो तो पूरा बरसेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट। अब फोर्थ हमारे पास आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु बोलते हैं जब आपका अश्विन या कार्तिक का महीना आता है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, थोड़ा सा ठंडा और होना शुरू होता है, फिर उसको बोलते हैं हेमंत। हेमंत ऋतु में क्या हो रहा है आपका? मृगशीर्ष या पोष का महीना चल रहा होता है, नवंबर दिसंबर का टाइम आ जाता है। उसके बाद लास्ट होता है शिशिर, यानी कपा देने वाली ठंड जो होती है, शिशिर। ये आती है माघ और फाल्गुन में। फाल्गुन में आते आते आपका ठंडा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए जनवरी फरवरी मान लो आप।
ठीक है, तो हमने पढ़ा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भद्रा अश्विन कार्तिक मर्गशीर पौष माघ फाल्गुन, है ना। तो ये हमने 6 उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो एक माइंड सेट आप बना लीजिए किसके बाद कौन सा आता है, हल्का सा आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि, है ना, हमारे पुराने उससे जुड़ा हुआ है तो जानकारी रखिएगा। अब मैंने साउथ की क्यों नहीं बात करी, दिक्कत ये है कि वहां पर जो मौसम है वो हमेशा कैसा रहता है, एक समान सा रहता है। मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। जो तटीय क्षेत्र होता है ना, भारत का जो तटीय इलाका है, वहाँ मौसम में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं होती। यानी कि जो चीजें हैं ना, वैसा का वैसा ही रहेगा, ज्यादा बदलाव नहीं आता वहाँ पर टेम्परेचर में। आप सर्दियों के मौसम में भी अगर नोटिस करोगे तो वहाँ पर उतनी सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मियों के मौसम में नोटिस करोगे तो उतनी नहीं। वहाँ पर मौसम काफी हद तक समान सा रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। वहीं पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ड्रास्टिकल होता है। आप दिल्ली में देखिएगा, कपा देने वाली ठंड पड़ती है और भयानक गर्मी भी पड़ती है। टेम्परेचर 48 डिग्री भी छूता है, ठीक है, 47 48 46 चला जाता है। और टेम्परेचर 2 डिग्री भी जाता है, जीरो भी जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और सदर्न पार्ट ऑफ जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर इतना चेंज नहीं आता है, एक जैसा रहता है। इसलिए वहाँ के जो आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पर जो आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वो उसी हिसाब से देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ज़्यादा अलग सा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर भी इससे पहले एक डायग्राम आपसे शेयर करा था, मैं उसके बारे में हल्की सी बात कर लेता हूँ जल्दी से, सो दैट कि मैं आपको ये चैप्टर वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर दें हम लोग ना। ठीक है, अब इसको समझना है एक बारी, इस डायग्राम को समझना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, यहाँ पर ना डार्कर शेड है, देखो बहुत ज्यादा, जो बिल्कुल देखो यहाँ पे 400 वाला लिखा हुआ है ना, देखो 400 लिखा हुआ है, ये 400। और यहाँ पर देखो ये डार्क शेड है। ठीक है, इस पे पहले ध्यान देना, हम एक एक करके बात करेंगे। ये डार्क शेड और कहाँ कहाँ है इसको देखते हैं। देखो, नोटिस करना, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और कुछ और पॉइंट्स पर भी छोटे छोटे इलाकों में। ये है क्या, भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 110 120 130 इसी के आसपास रहती है। कई जगह पर 125 भी, साल साल में फर्क आता रहता है। कई बार 110 देखने के लिए मिलेगी, कई बार 125 देखने के लिए मिलेगी, ऐसे ही वार्षिक वर्षा रहती है। ठीक है, औसत अगर हम बात करें। अब उसमें क्या है, जैसे जैसे आपका मानसून आता है वैसे वैसे बरसने का सिनेरियो ज्यादा बनता है। तो कहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो कौन सा क्षेत्र है, वो है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा है, ये रहा, देखो पश्चिमी घाट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा पश्चिमी घाट, ये इलाका। यहाँ क्यों वर्षा हो रही है मैंने बताया है, कंटिन्यूस चेन है यहाँ पर। तट के पास है, बादल उठे चले, और वहीं पर क्या हुआ, थोड़ी दूरी पर चलने के बाद, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने के बाद, वहां पर आपका छोटे छोटे हिल्स आ गए। यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 800 मीटर, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए जिन्होंने बादलों को रोक लिया। ठीक है, तो बादल वहीं बरस रहे हैं। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा होगी ना वो अधिकतर 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, अब वहां पर अगर बात करें मेघालय वाला इलाका, ये वाले इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके खासी हैं, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो वहां पर पहाड़ियां हैं, और ऊपर जाए अरुणाचल प्रदेश के आए तो वहां पर निकटवर्ती पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र की घाटी वगैरह है, वहां पर आपका बारिश हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप भारत में देखोगे तो मध्य वर्षा वाला क्षेत्र आता है, जैसे कि गुजरात का दक्षिण भाग हो गया, पूर्वी तमिलनाडु हो गया। ठीक है, या फिर झारखंड, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, ये इलाके हो गए, यहाँ पर आपका 100 से 200 के बीच में बारिश हो रही है। ठीक है, इसके बाद और कम बारिश, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, पानी से दूर हो जाओ, सी से जितना दूर चले जाओगे बारिश उतनी आपका डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या दक्कन, क्योंकि ये मिड का रेंज आ गया यहाँ पर, समुद्र से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी उतनी बारिश कम होती चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वो क्षेत्र आते हैं जो किसी आपका एरिया के बैक साइड पर पड़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो, बैक साइड पर पढ़ रहे हो। अब जब बैक साइड पर कोई चीज पड़ेगी तो कैसा होगा आपका सिचुएशन, दिक्कत वाली रहेगी, है ना। तो इतनी बात जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी समझाई, ये सारी कहानी समझ में आई। ठीक है, तो इसको यार थोड़ा सा देख लेना कि ये वर्षा के हिसाब से हो रही है। ठीक है,
कहाँ पर, कैसे, क्यों, किस लिए, वो सारा सिचुएशन आपको लैंड की आपका वेरिएशन की वजह से आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ नोटिस करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, देखो ये लिखा हुआ है सबसे कम वर्षा ये रही, ठीक है। उसके बाद अगर आप वापस से इधर पे आओगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगी, रेगिस्तान का इलाका जो है, ठीक है, यहाँ पर बारिश हो ही नहीं पा रही है, या फिर ये चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है कि वहां पर लैंड पे कोई ऐसी चीज है जो उसको वहां तक पहुंचने से रोक रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला सिनेरियो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, वो नेक्स्ट टॉपिक है मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा के बारे में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि भारत में किस तरह की सॉइल पाई जाती है इंडिया में, है ना। देखो, इसको हमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं सॉइल में, ठीक है। आपने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा होगा, जिसे नहीं पढ़ा होगा तो वो थोड़ा पूछ लेना, मैं थोड़ा स्पीड अप रखूँगा चीज़ को इसमें ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्ल्ड लेवल पे सॉइल्स को देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ पर क्लियर करते रहना सबके साथ, है ना। इन्हें हमें बहुत तरीके, अगर किसी को आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो वो मुझे साथ के साथ बता देना, ठीक है। दिक्कत हो रही है? ओके। आवाज़ कम आ रही है, कैसी आ रही है? ओके। ठीक है। ओके, अब बताना अब आवाज़ कैसी आ रही है। अब मेरे ख्याल से ठीक आवाज़ आ रही होगी। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा से जुड़ा हुआ, वो है सॉइल से जुड़ा हुआ। तो हमको पढ़ना है अब सॉइल के बारे में। भारत में मिट्टियां जो पाई जाती हैं उससे जुड़े हुए आपके कौन कौन सी खासियत है, आपका पेडोलॉजी क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, चट्टानों का क्या फर्क पड़ता है, ह्यूमस क्या चीज़ होती है, उन सब को हम धीरे धीरे कर कर यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट बाय पॉइंट आप अपने नोट्स बनाइएगा, वहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा मृदा या फिर सॉइल, ठीक है। धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चलिए। सो देखो, भारत में ये देखो इतनी तरह की मिट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यहाँ पर आपको दिखती हैं। हम हर एक को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करते हुए। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, वो साथ के साथ आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका अगर हम बात करें, जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर हमें खनिज लवण बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर लैटिन भाषा में बात करें तो ये शब्द जो आया है, शब्द आया है आपका सोलम से। किससे आया शब्द? आपका शब्द आया है सोलम से, या फिर आप कह सकते हो सोलूम। जो सॉइल शब्द आया है कहाँ से आया? सोलूम से। अब अगर मृदा विज्ञान की बात करें तो मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? आपका साइंस ऑफ सॉइल क्या है आपका? पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। जो सॉइल का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन है प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, तो वो क्या है? आपका पेडोलॉजी है। वहां पर कहीं पे लिख लेना। पेडोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि मृदा बनती कैसे है, यानी निर्माण कैसे हो रहा है। मृदा का जो वर्गीकरण है वो देखते हो। मृदा में आपका क्या रासायनिक चीजें आपकी मिली हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या गुण हैं, वो आप देखते हो, ठीक है। अगर हम बात करें सॉइल की कंपोजिशन की, तो सॉइल बनी कैसे है, या अगर हम बात करें कि कितने अलग अलग तरह की जो मृदा आप देख रहे हो, वो ऐसा डिफ्रेंशिएशन आया कहाँ से है? ऐसा डिफ्रेंशिएशन आया है कि वहां पर उस मिट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। किस पर डिपेंड करता है? उस मिट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो हो गई भैया आपका मिनरल्स, या खनिज कह लो आप, या
चीज़ें आपके उसमें क्या मिली हुई हैं मिट्टी में, ठीक है, कौन से मेटल्स के छोटे छोटे कण मिले हुए हैं वहाँ पर, आयरन की कम, आयरन ज़्यादा है कम है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ आसपास जो है वो जीव जंतु कौन से रहते थे, उनके अवशेष उसके अंदर होंगे जो बाद में ह्यूमस के तौर पर बदल गए होंगे। पौधे वहाँ पर कौन से हैं जो मिट्टी में दबे होंगे, जिसकी वजह से वो मिट्टी आज इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जितने ये तत्व हैं ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो वहां पर उगने वाली भविष्य में वनस्पति है, उसके जो फर्टिलिटी लेवल है जो सॉइल का, उनको मेंटेन करने के लिए वो कैसा रहेगा, ठीक है। सो आप इन सब चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है, पेरेंट मटेरियल की अगर बात करेंगे तो वो क्या है, पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो मृदा है या जो मिट्टी है वो बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, या वहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है उस मिट्टी के अंदर, उसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, है ना। कौन सी चट्टानें वहां पर हैं, किस चट्टानों का वहां पर रूप है, क्या ज्वालामुखी के लावा से मिट्टी बनी हुई है, ठीक है, आपका ग्रेनाइट इसमें मिला हुआ है, या आपका किस तरह के इसमें मिनरल्स आपके ऐड हैं, मटेरियल इसमें ऐड है, पेरेंट मटेरियल, इसको बोलते हैं जनक पदार्थ, ठीक है। सो उस पे भी आपका डिपेंडेंसी है हमारी। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो है पेडोलॉजी के बाद हमें समझने वाली कि उर्वरकता किस पे डिपेंड करती है, मैंने क्या बताया, उर्वरकता डिपेंड करती है तीन चीजों पे, खनिज पे, वहां पर मिले पौधों पर, और वहां के जीव जंतुओं पर, यानी कि वहां पर जो आपका एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी। अब देखो समय के साथ क्या होता है, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य भी कर रहा है, आपका नेचर भी कर रही है, तो उससे आपका प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ चीज़ों की उपलब्धता आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मूल पदार्थ या फिर पेरेंट मटेरियल। क्या बोला मैंने, मूल पदार्थ या फिर पेरेंट मटेरियल, किसी भी सॉइल का पेरेंट मटेरियल, ठीक है। आप जैसे इंसानों में देखते हो कि यार ये उनका लड़का होगा, उनके जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो किसी भी मिट्टी के अंदर आपके कुछ खास तत्व होंगे जो उसे दूसरे से अलग बना रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ग्रेनाइट हो सकता है, संगमरमर हो सकता है, स्लेट हो सकता है, ठीक है, ज्वालामुखी लावा या उसकी राख, ठीक है, अवसादी चट्टानें हो गई, तो इन सब से मिलकर क्या होगा आपका, वहाँ की जो सॉइल है वो आपकी अलग सी दिखाई देगी। तो मूल पदार्थ या पेरेंट मटेरियल का मतलब होता है कि वो किन चट्टानों से मिलकर मिट्टी बनी है जहाँ से बुरबुरापन आता है। आप चट्टानों को घिसते हो छोटे छोटे कणों में, तो वो जो बेसिक मटेरियल है, कंकड़ है या चिकनी मिट्टी कहीं बन रही है, जलोढ़ मृदा, तो वो सारी चीजें आपका एक साथ चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अच्छा एक बात बताओ मुझे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल या फिर अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा था, कहीं पर लिख लेना। ये था 2015, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल था 2015, कहीं पर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015। देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करूँ, तो हमें ये समझना है कि एक चीज होती है मिट्टी के अंदर जिसको बोलते हैं ह्यूमस। छोटी क्लास में बच्चों की कक्षा में भी ह्यूमस के बारे में पढ़ाया जाता है, ह्यूमस क्या होता है। कभी मिट्टी को ना थोड़ा फावड़े से ना खोदना नीचे, थोड़ा थोड़ा सा गहरा खोद देना, तो आप देखोगे अंदर से ना काफी डार्क कलर का ना, गाढ़े से रंग की आपको टाइट सी मिट्टी मिलेगी, इसमें नमी भी होगी, ठीक है। वो बेसिकली आपका उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनती है, जो आपके आसपास की वनस्पति है, जो आपके जो जीव जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होगा यानी अपघटन होगा, उस अपघटन के कारण जो वहाँ की मृदा होगी वो धीरे धीरे नीचे आपके दबते चले जाएंगे, और वहां पर आपका जनरेट होना शुरू होगा ह्यूमस। उस ह्यूमस में मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। बस समझ रहे हैं, अगर ह्यूमस वहां पर ठीक ठाक हो कहीं पर, तो पौधों को उगाने में भविष्य में वो फायदेमंद रहता है या फिर हेल्प करता है,
ये है ह्यूमस का पूरी जो कहानी है, ये है इतनी सी। किसी को ह्यूमस से दिक्कत है कुछ, या ये वाली बात नहीं समझ में आई? अब देखो, जब आप मिट्टी को लेके चलोगे तो हर मिट्टी में आपको दिखाई देगा सॉइल टेक्सचर। हर मिट्टी में क्या दिखाई देगा? सॉइल टेक्सचर मिलेगा आपको हर मिट्टी में। अब ये सॉइल टेक्सचर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे मृदा गठन। मृदा गठन। अब सॉइल टेक्सचर का सिनेरियो क्या होता है? जब आप मिट्टी को डायरेक्ट देखते हो तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा उसको माइन्यूट लेवल पे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिली हुई होती हैं। जैसे आपका कहीं पर बजरी भी होती है, उसे और बारीक करा रेत होगा, उसे और बारीक करा गाद होगा, उसे और बारीक करा वो क्ले हो जाएगी, उसे और बारीक करा वो मड हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे कर कर अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि किस तरह के कण या किस साइज के कण आपके किस तरह की मिट्टी में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो उससे मृदा का गठन जिससे हो रहा है, उसमें इनका कितना हिस्सा है या कितना आपका पॉइंट है ओवरऑल, तो वो डिपेंड करेगा कि सॉइल का टेक्सचर कैसा आएगा। ठीक है। वो क्या बताएगा कि सॉइल का टेक्सचर कैसा आएगा। ठीक है। बात समझ रहे हो? अब देखो कहीं पर अगर बजरी होगी तो यार देखो उसमें मिलीमीटर के कण होते हैं। ठीक है। उससे नीचे जाओगे तो आपका रेता आ जाएगा। रेता भी दो तरह का होता है, एक थोड़ा फाइन होता है, थोड़ा मोटा होता है। उससे भी नीचे जाओगे तो फिर गाद आ जाएगी। ठीक है। तो डिपेंड करता है कितना आपका कहाँ पर किस तरीके का है। तो ये हो गया सॉइल टेक्सचर के बारे में। इतने ठीक है। नेक्स्ट अगर आप सॉइल को देखोगे तो सॉइल में और क्या चीज हो सकती है? इनमें इसमें किसी को दिक्कत है? ओके। अब अगली चीज जो है वो आपको ये समझनी है कि जो जीवाणु है या बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर जल भी ठीक ठाक है, पानी भी ठीक ठाक है। ठीक है। तो अगर वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी भी वहां पर चल रही है तो वो वहां पर फायदेमंद दिखाई देती है। और नेक्स्ट अगर मिट्टी को हमें मेंटेन करके चलना है तो मिट्टी भी आपका कैसी हो सकती है? मिट्टी की भी अपनी सॉइल की एसिडिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? मिट्टी की भी अपनी सॉइल की एसिडिटी होती है। वो बोलते हैं सॉइल एसिडिटी। कि वहां पर H+ आयन, OH आयन किस हिसाब से है। ठीक है। यानी कि H+ आयन की बात करते हैं ना, जब हम एसिडिटी की बात करते हैं, मुक्त हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, तो मृदा की अम्लता डिपेंड करती है कि आपका वहां पर किस तरह की चीजें उग पाएंगी या कैसी आपकी मिट्टी होगी। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा है, अम्लीय मिट्टी है। ठीक है। आपको अम्लता का पीएच मान सभी को पता है, 1 से 6 तक एसिड मान लेंगे, 107 तक ही ले लो आप, क्योंकि 7 के आसपास का इलाका न्यूट्रल सॉइल में आता है। ठीक है। 1 से 6 जो सॉइल में आप बांटोगे, सॉइल में इस तरीके से बांटा जाता है, 1 से 6 को एसिड मानते हैं, 1 to 6 इज एसिड। ठीक है। नियर बाय आपका 7 to 8 आप ये मान के चलो कि क्या मान रहे हैं, 7 के आसपास का, कि न्यूट्रल है सॉइल। 8 से 14 कैसी है? आपका अल्कलाइन है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी है। तो ये 3 डिवीजन आपके कर रखे होते हैं। इन 3 डिवीजन में हमें ये समझना है कि पूछा जाता है कि अगर मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गई है तो उसे ठीक करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? क्या ऐड करते हैं मिट्टी में अम्लता दूर करने के लिए? बिल्कुल सही जवाब है। ये भी सही जवाब है। चूना ऐड कर दो या तो मिट्टी में, यानी लाइम ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? या तो लाइम ऐड कर दो। अगर लाइम समझ ना आए तो दूसरी चीज है, क्या ऐड कर दो उसमें? उसमें जिप्सम ऐड कर दो। ठीक है, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। या तो जिप्सम ऐड कर दो या फिर चूना ऐड कर दो। दोनों से क्या होती है? अम्लता आपकी कम हो जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, मृदा में वायु कितनी है। ठीक है, मृदा में भी या मिट्टी में भी, सॉइल में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनसे आपका पानी होकर जा रहा होता है, ऑक्सीजन होकर जा रही होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब आपका निकल रही होती है। ठीक है, तो सॉइल एयर जो होती है या पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आपका एग्जिट करने को, एयर को अलग अलग। आपका देखो, ऑक्सीजन भी वहां पर है, नाइट्रोजन भी वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर है। ठीक है, उपस्थित रहती है ना, तभी तो आपकी चीजें रन कर रही हैं। और नाइट्रोजन तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है पौधों को अपना विकास करने के लिए, या अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपना स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन बेस सारे के सारे जितने भी प्रोटीन होते हैं सब नाइट्रोजन बेस होते हैं। सभी जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। और पौधों को अपना आकार देने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए पड़ रही है, ऑक्सीजन वो बाहर निकाल रहे हैं, है ना। ये हो गया। अब मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी रहती है ये भी डिपेंड करता है सॉइल किस तरह की होगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई, कि अगर आपसे सवाल आ जाए लिखने के लिए कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, ये किन बातों पर आपका आधार या किन बातों पर आपका डिपेंड करता है, तो आप वहां पर ये सारे पॉइंट आपका लिखवा सकें, गिनवा सकें। आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसने कहा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब एक और बात, मृदा को अगर हम देखें तो हम उसको कई सारी लेयर्स में डिपाइंड बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको लेयर्स में बांट सकते हैं। कैसे कैसे, मान लो मैंने मिट्टी को 4 लेयर्स में बांटा, 4 लेयर ली। ठीक है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे करके लेयर्स बांट दी। ठीक है, अभी 4 लेयर ली हमने। इन लेयर्स में हम अगर हम बात करें तो पहली लेयर में जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये अपर पार्ट जो है, मान लो जो ऊपरी परत है वहां पर क्या है, बारीक अवसाद है। जो ऊपरी परत है वहां पर बारीक अवसाद है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, पौधों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, पोषण तत्व चाहिए, जल होना चाहिए। ये सब आपका अपर पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन की बात कर रही है। ठीक है, उससे नीचे आए या फिर उपमृदा की साइड है, किसकी साइड है, उपमृदा की साइड। ऊपर तो मृदा है, नीचे उपमृदा है। ठीक है, अब वो जो उपमृदा का पोर्शन है या उपमृदा वाला सेक्शन है, वहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो अभी भी उतने ज्यादा हाईली कॉम्पैक्ट नहीं है, लूजली बाउंडेड है। जो जैसी चिकनी मिट्टी है, बालू गाद होता है, उस तरह का यहाँ पर मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वाले पॉइंट में या इस वाले सेक्शन में कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ, ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ सिनेरियो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, उससे नीचे अगर देखने के लिए मिलेंगे तो आपको वहां पर पेरेंट मटेरियल की अधिकता देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट उसमें पेरेंट मटेरियल की अधिकता देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। इसके नीचे जाएंगे तो आपका, जैसे कि मैंने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ाया था, आपको देखने के लिए मिलेगी जो चट्टान का इलाका, जो चट्टान है वहां पर जिससे वो मेनली बनी है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पे चट्टान का इलाका आ जाए। ठीक है, सो हम इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे आपका पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपर पोर्शन, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर। ठीक है, तो ये हमारा आपका डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। मृदा निर्माण कैसे होता है, एनीवन। ये मैंने वैसे भी पढ़ाया है, वैसे भी पढ़ाया है, मैं इसको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, मिट्टी बनती कैसे है। मान लो उसका कोई पेरेंट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, कहीं चूना क्षेत्र, यहाँ पे चूने की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से आपका कंकड़ पत्थर आपके छोटे छोटे पोर्शन में आपका आ रहे हैं। ठीक है, फिर स्थलाकृति कैसे, उस पर डिपेंड करता है। फिर वहाँ की जलवायु कैसे, उस पर डिपेंड करता है। जैविक क्रिया आसपास क्या चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। और कितना समय हो गया, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मृदा निर्माण के मेन कारक हैं। मूल पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल, शैल कैसा है वहाँ का। उसके बाद स्थलाकृति कैसी है। ठीक है, यानी कि आपका ढाल कैसा है वहाँ पर, अगर ये बात करें सूरज की किरणें कैसे पड़ रही है वहाँ पर। ठीक है, वनस्पति कौन सी उगती है वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपका बता देंगे कि कितना होगा। तीव्र ढाल है तो अलग होगा, हल्का ढाल है तो अलग होगा। ठीक है,
फिर मिट्टी अलग अलग तरह की बन के निकल के आएगी वहां पर। ठीक है, फिर जलवायु वहां पर कैसी हो रही है, यानी वर्षा कितनी पड़ रही है, तापमान हमेशा कैसा रहता है, आर्द्रता कितनी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जैविक क्रियाएं हो गई, यानी ऑर्गेनिक प्रोसेस हो गई, यानी मिट्टी में आसपास पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव कैसे हैं, आपका नाइट्रोजन की क्या अधिकता है वहां पर। ठीक है, और उसके बाद कितना समय बीत चुका है उस चीज में, क्या हो चुका है, कितना समय बीत चुका है। ये हो गई कहानी। ठीक है, अब एक पॉइंट, अभी मैंने बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोला, तो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, आपको पढ़ाया हुआ भी है, देखो कौन सा बैक्टीरिया है जो इम्पोर्टेंट है। जो पौधों की जड़ों के आसपास घूमता है बैक्टीरिया, कौन सा है। बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा, बता भी रहे हैं, बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। और ये हमने आपका कहाँ पर पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट में पढ़ा था हमने, इन्वायरमेंट जब पढ़ी थी तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो ल्यूमिनस पौधों की जड़ में रहता है, जो तंतु वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है। कई बार तो राइजोबियम बैक्टीरिया को या फिर जो अर्थवर्म होते हैं उनको क्या करा जाता है, वहां पर छोड़ा जाता है। क्योंकि देखो मिट्टी के निर्माण में बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। चींटियां हो गई, दीमक हो गई, केचुए हो गए, रोडेंट हो गए। रोडेंट होते हैं आपके कृतंक बोलते हैं आपका, जो दांत वाले जीव होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और केचुए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी को आपका उर्वरकता उसकी बढ़ाने के लिए। और टाइम पीरियड तो भैया चाहिए ही चाहिए, समय तो चाहिए किसी भी चीज़ को बनने के लिए। आपको भी तो 18 साल लग गए बड़े होते होते, और समझदार होते होते जीवन बीत जाता है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये समझते समझते भी जीवन बीत जाता है ना। तो अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड सॉइल डे। कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, बाकी लोग भी लिख लो, जिसने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया है, 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस। मृदा संरक्षण के बारे में कि मिट्टी अपने आसपास की खराब ना करें, बिकॉज इसी में पेड़ पौधे उगने हैं, यही हमें पोल्यूशन से बचाएगी, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी धरती हमारी हरी भरी और अच्छी रहेगी। ठीक है, मृदा को भी प्राचीन काल में दो तरीके से बांटा जाता था, एक होती थी उर्वरा, उर्वर बोलते थे, एक होती थी ऊसर यानी अनुपजाऊ। ठीक है, ICAR पता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एनीवन, यहाँ पर कहीं पर नोट डाउन करना, ICAR, ICAR। और मुझे ये बताना, भारत में भारतीय कृषि अनुदान अनुसंधान परिषद जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सर्च करके ग्रुप में डाल दे आराम से। इतना पॉसिबल है, इतना जरूर दे। अब देखो, हमारे यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी जिसको बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या नाम है, नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से, राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, अब यहाँ सिनेरियो क्या है, इसमें आपका रेशो कुछ ऐसा है 3:1 का, यानी 75% पैसा जो है वो इस योजना में केंद्र सरकार देगी। ठीक है, इस योजना में क्या था आपका, जो इसका थीम थी स्वास्थ्य धरा, सॉरी, स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी कि अगर आपकी धरती स्वस्थ है तो खेत भी आपका लहलहाएगा, हरा भरा रहेगा। इसका सिनेरियो ये था कि जो कार्ड आपको दिया जाएगा वो हर 4 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है,
कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि अभी एट प्रेजेंट आपकी सॉइल की क्या स्थिति है, क्या आपका यानी उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसकी आप जांच करवा सकते हो। ठीक है, उसमें क्या सुधार लाना है उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, कौन सी खाद डलेगी उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कौन से तत्वों की कमी है वो आपको पता चल जाएगा, और फिर वो आप उसको मेंटेन करवा सकते हो। तो वहाँ पर आपकी रिसर्च टीम रहती है जो बताती है कि आपका जो सॉइल है उसकी क्या अभी हेल्थ है और उसको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सरकार मदद करती है उसमें पूरी पूरी। तो सरकार भी चाहती है कि भाई जो किसान हैं उनके जो मिट्टी है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो अच्छी रहे, अच्छी रहेगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसा ठीक ठाक मिलेगा। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आई। आप एक चीज नोटिस करना, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, कौन सा ऑयल होता है, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के जो दाम है अभी आपका मई जून चल रहा है, देखो जून शुरू हो गया, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ड्रास्टिकल इंक्रीज है इनमें, जस्ट दुगना प्राइस हो चुका है इनका, 2-4 महीनों में ही इनका प्राइस दोगुना हो गया। इसके कारण क्या है, ऑयल ड्रास्टिकल इंक्रीज के, इसको जरूर देखना जब भी किसी को मौका मिले ना, कि एडिबल ऑयल जो खाने वाले तेल होते हैं उनके प्राइस, जो वैसा पेट्रोल वगैरह होता है, डीजल वगैरह होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बढ़ रहा है, बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एडिबल ऑयल के ऊपर एकदम से ही वो आ गया है, प्राइस में हाइक आ गया है बहुत ज़्यादा। मम्मी, प्रोडक्शन में कमी आ गई थी। ओके, प्रोडक्शन में कमी क्यों आ गई? ओके, बिल्कुल सही बात है भाई। जो देश एडिबल ऑयल बनाते हैं, तैयार करते हैं, अगर उन देशों में कोरोना फैल जाएगा तो उनकी आपकी जो बनाने की क्षमता है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। भारत जो है जैसे पाम ऑयल खरीदता था कहाँ से, मलेशिया वगैरह से, मॉरिशस और भी देशों से आपका पाम ऑयल लेता था, और भी ऑयल लेता है, भारत इंपोर्ट करता है। तो वहां पर जब वो बन ही नहीं रहा है तो अपने आप ही क्या हो गया, जो वहां से भेजने का माप है वो अपने आप नीचे चला गया, चीज की स्कासिटी हो गई, स्कासिटी हो गई तो रेट ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें बन नहीं रही और लोग खा तो रहे ही हैं अभी भी। तो इसलिए आप नोटिस करोगे तो मम्मी भी अगर सरसों का तेल तुम्हारा या कोई और तेल पहले ला के बनाती थी ना, तो आप नोटिस करना कि अब कितना ज़्यादा चेंज आ गया उसमें। और एक बात याद रखना, जितना कम आप रिफाइंड डालडा यूज़ करो तो उतना बेटर है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके दिल के लिए स्पेशली। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि अगर सरसों का तेल हो या फिर पीनट ऑयल होता है, वो तो महंगा आता है थोड़ा सा, वो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जिस एरिया में, जिस रीजन में रहते हो ना, वहाँ के हिसाब से वो ऑयल बेटर है। अब देखो मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी पे वापस आते हैं कि आपके पास बहुत तरह की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, शुष्क, लवणीय, पीट, वन, ये हमारे पास 8 प्रकार हम में तोड़ सकते हैं इसको मोटे मोटे। ठीक है, पहली मैंने बोली एलुवियल सॉइल, मैं अभी हिंदी में बोल रहा था, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। एलुवियल सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल की बात करें, रेड सॉइल की बात करें, जिसको येलो रेड दोनों ही बोलते हैं, लेटराइट सॉइल की बात करें, तो ये हमारे यहाँ कई तरह की मृदा पाई जाती हैं। एरिड हो गई, डेजर्ट वाली सॉइल हो गई, फॉरेस्ट सॉइल हो गई, तो माउंटेन सॉइल हो गई, है ना। तो इसको हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की मृदाओं में क्या फ़र्क है और भारत में किस किस रीजन में पाई जाती हैं, उनकी अपनी क्या खासियत है। हम ऑलरेडी हमने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा है तो हम थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे चीज़ों को। ठीक है, बट ये जो बैकग्राउंड आपको बताना था, ये सब चीज़ें ये आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होती हैं, चाहे तो आप एनवायरनमेंट वाला पोर्शन जिस टाइम करने बैठोगे वहाँ पर भी आपको मदद करेंगी ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो कहीं पर लिखोगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कहाँ से लिखोगे। ठीक है, चलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर हम कल मिट्टी के प्रकारों के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हर में क्या चीज़ उगाई जाती है और भारत में कौन कौन सी एग्रीकल्चर का पोर्शन किस मिट्टी से आपका रन करा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए बस क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं।